हेलो स्टूडेंट्स, आज एक क्वेश्चन हम लोग लिए हैं जिसका क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, उसके बाद बात करेंगे इसके बारे में। क्षेत्रीय परिषद एवं अंतर्राज्यीय परिषद सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में किस प्रकार सहायक है? इस संबंध में मौजूद चुनौतियां एवं अपेक्षित सुधार का वर्णन करें। ठीक है, देखिए एक वर्ड है क्षेत्रीय परिषद एवं दूसरा है अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है, और आप सहकारी संघवाद को भी पढ़ के रखे हैं कि सहकारी संघवाद किसको कहते हैं। तो आपसे पूछ यही रहा है क्वेश्चन में कि क्षेत्र परिषद और अंतर्राज्य परिषद सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में किस प्रकार सहायक हैं, किस प्रकार से मदद करते हैं, और इस संबंध में मौजूद चुनौतियों को भी आपको बताने के लिए कह रहा है, और अपेक्षित सुधार क्या हो सकता है ये भी आपको बताने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन का ढांचा सबसे पहले तैयार कीजिए, भूमिका बांधिए और निष्कर्ष, ये दो तो स्टेप आप सीख गए हैं। दूसरे स्टेप में पहले आप क्षेत्र परिषद के बारे में सब कुछ बताइए। क्षेत्र परिषद एवं सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पूरा बताइए। फिर अंतर्राज्य परिषद जो है उसको बताइए कि सहकारी संघवाद को बढ़ाने देने में इसकी क्या भूमिका है। फिर चौथे स्टेप में बताइए क्षेत्रीय परिषद एवं अंतर्राज्य परिषद के संबंध में विद्यमान चुनौतियां क्या हैं। फिर एक पॉइंट दे के लिखिए, क्योंकि अपेक्षित सुधार का वर्णन करने भी कह रहा है, तो आगे की राह क्या होगी वो आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जाके हम इसको निष्कर्ष के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अगर ये बुक इसको इतना ही फॉर्म में बताया है और थोड़ा स्टेप छोटा किया है तो आपको पता होगा कि बीपीएससी का मार्क्स जो होता है वो कम होता है एक क्वेश्चन पर, और हमारा 40 मार्क्स बहुत लेंथी होता है। ठीक है, तो आपको दायरा थोड़ा बढ़ा के चलना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा काम है देख लेने का कि क्या इससे कोई क्वेश्चन पहले पूछा है, और अगर पूछा है तो किस तरह से पूछा है ना। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए डायरेक्टली ये क्वेश्चन तो पूरा नहीं पूछा हुआ है, लेकिन कुछ मिलता जुलता में देखिए कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय परिषदों की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या ये परिषदें वास्तव में अंतर्राज्यीय विवादों को सुलझाने में सफल रही हैं? और दूसरा है कि अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद के कार्यों का वर्णन करें। सहकारी संघवाद को मजबूत करने में इसकी सीमाओं पर चर्चा करें। ठीक है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि क्षेत्रीय परिषदें भारत में संघवाद को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हुई हैं? स्पष्ट कीजिए। और बीपीएससी में पूछा गया है, और ये एक बार यूपीएससी में भी, कि सरकारी आयोग की उन मुख्य सिफारिशों का उल्लेख करें जो केंद्र राज्य संबंधों और अंतर्राज्य परिषद के सशक्तिकरण से जुड़ी है। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया है। बाकी अब हम लोग आंसर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आंसर शुरू करते हैं। अब यहाँ पे भूमिका शुरू करना है आपको लिखना। भारत में क्षेत्र परिषदों का गठन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य भाषाई विविधता, तीव्र राज्य की संचेतना, क्षेत्रवाद तथा अन्य विखंडनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाते हुए राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है। अपनी गठन से इस संदर्भ में क्षेत्रीय परिषदों ने राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन बदलते राष्ट्रीय एवं वैश्विक परिदृश्य में क्षेत्रीय परिषदों के समक्ष कुछ चुनौतियां उभरकर सामने आई हैं। इस स्थिति में राष्ट्रीय अखंडता को कायम रखना क्षेत्रीय परिषदों के लिए एक बड़ी चुनौती है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति अंतर्राज्य परिषद का गठन राज्य एवं केंद्र के तथा राज्यों के बीच आपसी हितों के मुद्दे की जांच हेतु सलाहकारी संस्था के रूप में करता है। ठीक है, इतना आप भूमिका बांधे, और उसके बाद यहाँ पर एक फिगर के रूप में आप इसको बता दीजिए कि भारत के 5 क्षेत्रीय परिषद है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, जैसे भी जो भी पैटर्न आपको यूज़ करना है, आपको बहुत सारा पैटर्न हम बताए हैं, कोई भी पैटर्न एक लीजिए और बहुत सुंदर से ये पहले पेज पे आएगा तो ये दूसरे पेज पर इसको बना दीजिए। ठीक है, तो कॉपी काफ़ी डेकोरेटिव भी हो जाएगा, अच्छा भी दिखेगा। और एक काम कर सकते हैं, कुछ कोटेशन के साथ शुरू कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमको सहकारी संघवाद के बारे में कहा है, तो हम सहकारी संघवाद से कोई कोटेशन लेकर के उसको शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि भूमिका ये जैसे लिखा है हम लोग भी वैसे ही लिखे। तो आप एक दो जो इम्पॉर्टेंट सहकारी संघवाद को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी महान व्यक्ति का कोटेशन है तो उसको पहले एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ कोटेशन में डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है कि संविधान एक संघीय ढांचा है, लेकिन यह एक कठोर ढांचा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रणाली है जो केंद्र और राज्यों को सहयोग करने के लिए प्रेरित करती है। देखिए आंसर आप ही लिखेंगे,
आप आंसर को कैसे शुरू करना चाहते हैं, कैसे डेकोरेट करना चाहते हैं, ये सब आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि एक ही कॉपी का आंसर जब लिखाना शुरू होगा तो सबका रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत अलग होगा, और जब आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका ही अच्छा और अनोखा होगा तभी आपको बढ़िया मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से सोचिए कि आपको कॉपी कैसे डेकोरेट करना है। क्योंकि एक लेखक हो तो सब लेखक का एक ही पैटर्न नहीं होता है लिखने का, चाहे वो एक ही मुद्दे पर लिख रहे हों, लेकिन सबका लिखने का शैली, उसको रिप्रेजेंट करने का शैली बहुत अलग होता है। उसी प्रकार से आप अपने हिसाब से भी सोच लीजिए। इसीलिए हम आपको एक नहीं 4 कोटेशन दे दिए हैं, किस पर आपको शुरू करना है अपना कहानी, या किस पर आपको निष्कर्ष के तौर पर खत्म करना है, वो आप पर छोड़ दिया है हम। देखिए, अभी सबसे जो नया है और इसमें बहुत सूटेबली लग रहा है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कथन कहे थे कि सहकारी संघवाद का अर्थ केवल केंद्र और राज्यों का साथ आना नहीं है, बल्कि यह टीम इंडिया की भावना से राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी है। तो ये अभी एकदम हाल में ये हमारे प्रधानमंत्री कहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए केसी वेयर, इनका कहना है कि उन्होंने भारतीय संविधान को क्वाशी फेडरल यानी कि अर्ध संघीय कहा था, जहां केंद्र राज्यों के साथ मिलकर काम करता है। इसको लिख लीजिए, कहीं दूसरी जगह यूज़ कीजिएगा। आई डोंट थिंक सो कि इस आंसर में आप इसको यूज़ करें। ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन, इन्होंने भारतीय संघवाद को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सहकारी संघवाद कहा था। उनके अनुसार यह एक ऐसा ढांचा है जो राष्ट्र और क्षेत्रीय सरकारों के बीच सहयोग पर टिका है। ठीक है, तो देखिए, एक जरूरी नहीं है कि इस बार आपको जो क्वेश्चन दिया है सहकारी संघवाद को डिफाइन करने के लिए या फिर उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो हर बार ले, अलग ढंग से लेगा, लेकिन सहकारी संघवाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमेशा रह जाता है, क्योंकि केंद्र राज्य का संबंध हमेशा एक हॉट टॉपिक है। तो उसके चलते आप ये सब कोटेशन को एक जगह जरूर लिख लेंगे। ठीक है, जब यूज़ करने की इच्छा हो तभी यूज़ कीजिए। तो चलिए एक एक करके समझिए। सबसे पहले आप बता रहे हैं क्षेत्र परिषद के बारे में। ठीक है, क्षेत्र परिषद एवं सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका। क्षेत्र परिषदों के सृजन का विचार सर्वप्रथम भारत के हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। इसी संदर्भ में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषद स्थापित की गई थी। पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड को क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया है, और उनकी विशेष समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1972 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद संशोधन अधिनियम 2002 के तहत पूर्वोत्तर परिषद में शामिल किया गया था। आप क्लियर कर दिए। ठीक है, बता दिए कि ये सब इस क्षेत्र में नहीं आता। अब आप संगठन को बता रहे हैं कि क्षेत्रीय परिषदों का संगठनात्मक ढांचा कैसा है। तो अध्यक्ष होंगे केंद्र गृह मंत्री, उपाध्यक्ष होंगे क्षेत्र परिषद में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री, बारी बारी से 1 वर्ष के लिए उपाध्यक्ष बनते हैं। देखिए, एक हो गए गृह मंत्री, और जितने भी राज्य हैं सबके मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, और बारी बारी से 1-1 साल के लिए सब उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। सदस्य कौन कौन होगा, तो मुख्यमंत्री एवं प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा नामित 2 अन्य मंत्री, और परिषद में शामिल संघ क्षेत्र के 2 सदस्य होंगे। सलाहकार कौन है, तो प्रत्येक क्षेत्र परिषद के लिए नीति आयोग द्वारा नामित एक मुख्य सचिव तथा जोन में प्रत्येक राज्य द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी या विकास आयुक्त इसके सलाहकार होंगे। स्थायी समिति, राज्यों के मुख्य सचिव प्लस आमंत्रित सदस्य के रूप में केंद्र मंत्री। ठीक है, तो इस तरह से आप पहले इसको डिनोट कर दीजिए, बना दीजिए, ताकि पता चले कि आपको उसका संगठन कैसा है वो आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 1957 से क्षेत्र परिषदों की 106 बार सम्मेलन आयोजित किया जा चुका है, ताकि वे अपने लक्ष्यों, अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, जो कि निम्न है। राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करना। ठीक है, क्षेत्रवाद तथा विशेष प्रकार की अलगाववादी प्रवृत्तियों के विकास को रोकना, केंद्र एवं राज्यों के विचारों एवं अनुभवों के आदान प्रदान करने तथा सहयोग करने के लिए सक्षम बनाना, विकास परियोजनाओं के सफल एवं तीव्र निष्पादन के लिए राज्यों के बीच सहयोग के वातावरण का स्थापना करना। क्षेत्रीय परिषदों के द्वारा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने हेतु किए जाने वाले कार्य, क्या क्या कार्य करता है ये। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद एक सलाहकारी निकाय है, एकदम याद रखिएगा, एक सलाहकारी निकाय है, और यह क्षेत्रीय परिषद से संबंधित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र से संबंधित मुद्दों जो समान हित के हों पर विचार कर सकती है। यह संबंधित मामले में सलाह देती है कि क्या कार्यवाही करनी चाहिए, जिसे हम निम्न रूपों में देख सकते हैं। आर्थिक सामाजिक आयोजन और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में समान हित का कोई मामला, सीमा विवादों, भाषाई अल्पसंख्यकों तथा अंतर्राज्यीय परिवहन से संबंधित कोई मामला,
राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित अथवा इसके संबंध में कोई मामला। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद ने एक स्थायी समिति का गठन किया है जिसमें उनके संबंधित क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव शामिल हैं। वे स्थायी समितियां क्षेत्रीय परिषदों के विचार के लिए प्रायोजित वस्तुओं मुद्दों की जांच करने, अपने स्तर पर यथासंभव अधिक से अधिक मुद्दों को हल करने और क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में विचार के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों की सिफारिश करने के लिए समय समय पर बैठक करती हैं। योजना आयोग और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी आवश्यकता के आधार पर स्थायी समितियों की बैठकों से जुड़े होते हैं। क्षेत्रीय परिषदों की उपयुक्त कार्यप्रणाली का अवलोकन करें तो हम निश्चित रूप से देखते हैं कि यह केंद्र एवं राज्यों के विचार विमर्श का एक प्रभावी मंच है। अतः क्षेत्रीय परिषद राज्यों के बीच तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों के हल करने का एक प्रभावकारी मंच है जो क्षेत्रीय असमानता को कम करके राष्ट्र एकता संघवाद को बढ़ाता है। फिर देखिए अंतरराज्य परिषद सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में भूमिका। वर्ष 1983 में गठित सरकारिया आयोग की अनुशंसा तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अंतरराज्य परिषद को गठित करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस संबंध में भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना वर्ष 1990 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन ने की थी। अंतरराज्य परिषद के संगठन को हम निम्न चार्ट से देख सकते हैं, तो इसको देखिए, ठीक है। अंतरराज्य परिषद का गठन, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट के 6 मंत्री इसके सदस्य हैं। विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। तो आप बता दिए कि किस तरह का अंतरराज्य परिषद का गठन, उसका संगठन कैसा है, वो एक बार आप यहाँ से डिनोट कर दिए। अब आगे लिखिए कि वर्ष 1996 में अंतरराज्य परिषद के विचारार्थ मामले के निरंतर परामर्श और प्रसंस्करण के लिए अंतरराज्य परिषद की स्थायी समिति का गठन किया गया था। इसमें केंद्र गृह मंत्री अध्यक्ष और 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा अंतरराज्य परिषद सचिवालय की सहायता हेतु 9 मुख्यमंत्रियों की एक परिषद होती है। अंतरराज्य परिषद द्वारा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने हेतु किए जाने वाले पहले परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के बीच विवादों की जांच और संयुक्त रूप से सलाह देना है। जैसा नाम है वैसा काम है, ठीक है। अंतरराज्य मतलब कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में कोई विवाद हो। आप जनरली सुनते होंगे कि नदी का पानी को लेकर के, डैम को लेकर के कुछ विवाद हो जाता है, ठीक है। कोई योजना है जो 1 से 2 राज्यों को अगर टच कर रही है, दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है। किसी प्रकार का हाईवे बनाना है, उस योजना के लिए भी विवाद ना हो, इसलिए दोनों एक ही मंच पर बैठे और एक योजना ढंग से तैयार हो जाए, तो यही है अंतरराज्य परिषद, ठीक ना। उन विषयों की जांच एवं चर्चा करना जिसमें राज्यों या केंद्र और राज्यों के समान हित हों। अगला है देखिए, नीति और कार्यवाही के लिए बेहतर समन्वय की स्थापना करना। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन के क्षेत्र में साझा हित के किसी भी मुद्दों के साथ साथ राज्यों की पुनर्गठन, सीमा विवाद, भाषाई अल्पसंख्यक एवं अंतरराज्य परिवहन पर चर्चा करने के साथ साथ सुझाव भी दे सकता है। उपयुक्त आधार पर हम कह सकते हैं कि अंतरराज्य परिषद में संघवाद को बढ़ावा देने की काफ़ी वृहद क्षमता मौजूद है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया है। इन सब के अलावा अंतरराज्य परिषद की क्षमता को हम निम्न रूप से देख सकते हैं, तो एक बार इसको भी फिगर के तौर पर एक चार्ट में बना दीजिए। अंतरराज्य परिषद आपदा प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य में, आर्थिक नियोजन में, वित्त संघवाद में, विधि एवं व्यवस्था में, स्थानीय सरकार को मजबूत करने में, राज्यपाल संबंधी विवादों को कम करने में, अंतरराज्य संबंध में, ठीक है। खूबसूरती से बनाइए, पेपर पर बहुत सुंदर कॉपी लगेगा, ठीक है। और ज़्यादा कलर पेन का यूज़ मत कीजिए। देखिए, कलर पेन का यूज़ हम इसलिए नहीं करने बोल रहे हैं क्योंकि हम एग्ज़ाम दे के देख चुके हैं, टाइम नहीं रहता है। आप जब भी एक पेन से दूसरे पेन को हाथ में चेंज करते हैं ना, तो कम से कम 2-3 सेकंड का समय लगता है
और अगर आप मल्टी कलर पेन यूज़ कर रहे हैं तो आपका दिमाग 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड सोचने में लगा देता है कि हमको कौन सा कलर यूज़ करना चाहिए। और आप मान के चलिए 4 क्वेश्चंस लिखने हैं, 40 मार्क्स के लिखने हैं, बहुत कम समय मिलता है। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर बिल्कुल अलग होता है। आप नॉर्मल जब नोट्स बना रहे हैं उसका प्रेशर बिल्कुल अलग होता है। तो एकदम इस बात को जानिए कि वहाँ आपको 10 पेन चेंज करने का समय नहीं है। आप अगर चेंज करेंगे तो पक्का आपको एक आंसर में कॉम्प्रोमाइज़ करके वो निकलना पड़ेगा। इसलिए हैबिट बनाइए एक ही पेन से कॉपी को सजाने का, कॉपी को डेकोरेट करने का। ठीक है, ज़रूरत नहीं है 10 कलर का यूज़ करने का। और एक बात सुनिए, अब हमारा कॉपी जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिकली चेक होने वाला है, और जो पिछले बार भी हुआ और इसका बवाल सब अलग बात है, लेकिन हुआ है तो एक बात जानिए कि सॉफ्ट कॉपी चेक हो रहा है आजकल, हार्ड कॉपी चेक अब नहीं हो रहा। तो अगर सॉफ्ट कॉपी जब चेक होता है तो जब आप कोई कलर से किसी चीज़ को लिखते हैं तो स्कैन होते वक्त कौन सा कलर नहीं आएगा इसके बारे में भी आपको जानकारी नहीं है, बहुत सारा कलर छूट जाता है। क्योंकि देखिए हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और हमको शुरू से पता है कि कलर से कैसे खेला जाता है। हम लोग 11-12 से लगभग कलर वाले पेन से अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी स्टूडेंट को ये सब आदत बहुत पहले से हो जाता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि कलर पेन का जो यूज़ है परीक्षा में उसको हम लोग झेल चुके हैं कि आप बहुत कलर चेंज नहीं कर पाते हैं। और दूसरा, जब स्कैन होगा कॉपी तो बहुत सारा कलर आपका छूट जाएगा, जिसकी वजह से आपको जितना लग रहा है ना कि आपका कॉपी जितना खूबसूरत लगेगा उतना कॉपी आपका खूब सुंदर नहीं लगेगा। ठीक है, जो आपका हार्ड कॉपी आपके हाथ में है और उसको नोट्स को सजाए हैं बहुत सारे कलर लेकर के और वो कॉपी बहुत सुंदर लग रहा है, उतना सुंदर आपका स्कैन करने के बाद नहीं लगेगा। तो एकदम मान के चलिए कि मल्टी कलर यूज़ कर रहे हैं आप, अपने साथ बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। एकदम हैबिट बनाइए, ब्लू कलर बहुत सुंदर होता है, और आप जब ब्लू कलर से ही लाइनिंग करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, चीज़ों को इस तरह से डिनोट करते हैं, चीज़ों को दर्शाते हैं, खुद ब खुद कॉपी बहुत सुंदर लगने लगता है। इससे ज़्यादा सुंदरता में आपको क्या फूल बनाना है, कोई डेकोरेटिव आइटम लगाने हैं, नहीं लगाने, कुछ नहीं करना रहता है। कॉपी उतना ही में बहुत डिसेंट और बहुत बढ़िया लगता है। इसलिए एकदम हैबिट बनाइए कि मेरा राइटिंग अच्छा हो, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा हो, लेकिन हम कलर एक ही यूज़ करें। क्योंकि हाथ में पेन उठाएं और फटाफट शुरू किए, बार बार कलरफुल पेन चेंज करने में, माइंड को ये बताने में कि कौन सा कलर अब यूज़ करें, ये बहुत समय ले लेता है, समझे। इसलिए मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। और हाईलाइट करने के लिए भी मत कीजिए, आप ब्लू पेन से ही और उसको अंडरलाइन कीजिए, थोड़ा बढ़िया से लिखिए, बस वही बहुत काफ़ी होता है। ठीक है, चलिए, यह सही है कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक अब तक 11 बार ही हुई है तथा इस संस्था की सलाह भी बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इस संस्था में निहित सरकारी संघवाद को बढ़ाने की पर्याप्त क्षमता को देखते हुए इस संबंध में पुंछी आयोग की सिफारिशों को लागू करने की जरूरत है तथा परिषद को और अधिक शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग स्टेप 4 पे आ गए हैं, क्षेत्रीय परिषद एवं अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में विद्यमान चुनौतियाँ। क्या क्या चुनौती है? तो देखिए, क्षेत्रीय परिषद अपने गठन से लेकर अब तक राष्ट्रीय हित के मुद्दों को प्रोत्साहित एवं संरक्षित कर रहा है। इन सब के बावजूद क्षेत्रीय परिषद के समक्ष वर्तमान में कुछ चुनौतियां उभर कर सामने आई हैं, जिसे हम निम्न चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। इस तरह से आप भी एक बना दीजिए, कोई भी पैटर्न आपको जो इच्छा हो उस पैटर्न पर इसको बनाइए, बहुत सुंदर से। भारत के क्षेत्रीय परिषदों के समक्ष विद्यमान चुनौतियां एवं सीमाएं। तो पहला है कि परिषदों की प्रवृत्ति केवल सलाहकारी है। उत्तर पूर्वी राज्यों का 5 मुख्य परिषदों से कार्यान्वयन, सांप्रदायिकता, अलगाववाद एवं नक्सलवाद को बढ़ावा, अंतर क्षेत्रीय परिषदों के सीमित सम्मेलन एवं आपसी सहयोग, केंद्र एवं राज्यों के बीच जारी कई विवाद और साइबर सुरक्षा एवं जलवायु परिवर्तन जैसे नई चुनौतियां। ठीक है, तो ये सब चुनौती में है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में विद्यमान समस्याएं। अब अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में क्या क्या समस्याएं हैं? अंतर्राज्यीय जल विवाद, कावेरी, कृष्णा और यमुना जैसी नदियों का जल बंटवारा हमेशा से राज्यों के बीच विवाद का विषय रहा है। ठीक है, सीमा विवाद, राज्य सीमा विवाद विशेषकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच या असम और उसके पड़ोसियों के बीच का कभी कभी तनाव पैदा कर देते हैं। हम लोग के एरिया में तो थोड़ा कम है, थोड़ा बहुत होता है, वो भी मसला सुलझा लिया जाता है, लेकिन ये सब जो महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला एरिया है उधर थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है असम वाले में। ठीक है, देखिए, संसाधन आवंटन, औद्योगिक विकास के लिए कोयला, खनिज और बिजली की आवश्यकताओं पर संसाधन आवंटन विवाद आगे घर्षण पैदा करते हैं। ठीक है, फिर नीतिगत विचलन, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रति नीति में विचलन एकीकरण के बजाय विखंडन को जन्म देता है। अंतर्राज्य प्रवास, बेहतर संभावनाओं की तलाश में लोगों के प्रवास से सांस्कृतिक और सामाजिक तनाव उत्पन्न होने की संभावना है, जिसका सावधानी पूर्वक समाधान किया जाना आवश्यक है। और अभी फिलहाल तो ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा
क्या कहें, जगह बनाते जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा सोचने का ज़रूरत है। ठीक है, अब हम लोग निष्कर्ष में आएंगे, फिर वही कहेंगे, कोई कोटेशन के साथ ख़त्म कीजिए, कोई अगर यूज़ करना है तो एकदम आराम से कीजिए, और निष्कर्ष नॉर्मल लिखिए, लेकिन निष्कर्ष को निष्कर्ष मत लिखिए। ठीक है, पैराग्राफ बना के लिखिए और मत लिखिए निष्कर्ष लिख रहे हैं, वो खुद ब खुद समझ जाएगा। सहकारी संघवाद के तहत केंद्र एवं राज्य सरकारें मिलकर काम करती हैं, पर हाल ही के दिनों में कई ऐसे मौके आए हैं जब केंद्र एवं राज्यों में तीव्र विवाद उभर कर सामने आया है। अतः वर्तमान में क्षेत्रीय परिषद तथा अंतर्राज्य परिषद इस संबंध में प्रभावी भूमिका निभा सकती है। अतः सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में इनकी भूमिका अहम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग चैप्टर तो नहीं है, क्वेश्चन है कि 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन भारत में स्थानीय स्वशासन को मूर्त रूप प्रदान करने में किस प्रकार सहायक साबित हुए हैं। फिर ये क्वेश्चन पूछा कि संदर्भ में बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की भूमिका का अवलोकन करें। आपको पता है कि ये बुक एडुटेरिया का बुक है जो कि बीपीएससी के लिए निकलता है ना, तो वहीं से हम लोग इस बुक में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये वाला लाइन है कि बिहार पंचायती राज 2006 की भूमिका का उल्लेखन करें, इसको हम लोग काट देंगे। ठीक है, और बाकी जो हम लोग 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन भारत में स्थानीय स्वशासन को मूर्त रूप प्रदान करने में किस प्रकार सहायक साबित हुए हैं, इसको हम लोग देख लेंगे, क्योंकि आपसे 73वां और 74वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हो गया आज का आंसर। देखिए, आंसर आप खुद लिखिए, बहुत अच्छे से लिखिए, और आप सोच रहे हैं कि एक मॉडल आंसर लिख दिया जाए, उसमें आप लिख लेंगे, तो सुनिए, वैसा एक क्वेश्चन जो पहले आ चुका है या फिर आने का संभावना है, वो ज़रूरी नहीं है कि एज़ यूजुअल आपसे पूछ ले। इसलिए बुक पढ़ने का हैबिट डालिए, एक ही टॉपिक को आप 2-3 जगह से पढ़िए, 2-3 बुक से पढ़िए, आप AI का यूज़ कीजिए पढ़ने में, चाहे जो भी कीजिए, लेकिन आपको एक ही टॉपिक 2-4 जगह से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बुक पढ़ने का बहुत फ़ायदा होता है। अगर आपके माइंड में लिखने का कोई तरीका नहीं आ रहा है तो आप, इसका मतलब है कि आप बुक कभी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, यूट्यूब पर आप यूट्यूब वीडियो देख देख के पीटी पास कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिखने का सही शैली चाहिए तो वो अपने आप धीरे धीरे आपके अंदर आएगा, और वो आएगा बुक पढ़ने से। ठीक है, चाहे आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ रखे हों शुरू से, लिखने की शैली हमेशा बुक ही सिखाता है। और ज़रूरी, और लोग कहेंगे कि उसमें तो बहुत हार्ड लैंग्वेज होता है। देखिए, लैंग्वेज हार्ड होता है, लेकिन उसमें बहुत जानकारी रहता है। आप जब भी पढ़ते हैं उसको, खुद ब खुद आपका माइंड इतना अच्छा है कि आप उसको अपने शब्द में चेंज कर लेंगे। और जब आप लिखेंगे, जब आपको सिर्फ कॉपी पेन मिलेगा ना, तो आप जब लिखेंगे तो अपने ही लैंग्वेज में लिखेंगे, क्योंकि आपको बुक का लैंग्वेज आपको याद ही नहीं रहेगा, केवल आप बुक से समझ सकते हैं, लिखने का शैली देख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, और बाकी खुद ब खुद आपसे अपना ही लिखाएगा। आप रट के बुक का लैंग्वेज जा ही नहीं सकते, कितना पैराग्राफ रटिएगा, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ, उससे ज़्यादा नहीं रट सकेंगे आप। ठीक है, तो आप अनुच्छेद रटिए, कोई कोटेशन रटिए, वो रट सकते हैं, पूरा बुक कोई नहीं रट सकता। लेकिन बुक बार बार पढ़ने से दिमाग में चीज़ों को समझने और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आता है। ठीक है, इसलिए बुक पढ़िए, जितना हो सके उस बुक को पढ़ना चाहिए। किसी भी बुक को लाइए, कोई भी मटेरियल कहीं से मिलता है, उसको अपने से पढ़िए, धीरे धीरे आपके मन में चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का तरीका आने लगेगा। एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन में कुछ नहीं आएगा, लेकिन आएगा एक दिन ज़रूर। ठीक है, इसी के साथ हम लोग इसको समाप्त करेंगे, और आंसर राइटिंग करते रहिए। एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा। चलिए, धन्यवाद।